सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे संधि कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम ये करेंगे। संधि जो शब्द है वो सम जमा में धी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संस्कृत, हिंदी या अन्य किसी भी भाषा में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। जैसे सम जमा में तोष, संतोष, देव जमा में इंद्र, देवेंद्र, भानु जमा में उदय, भानुदय। तो इस प्रकार से संधि जो शब्द है, संधि हम किसे कहेंगे कि दो शब्दों या दो वर्णों के पास पास आने से विकार सहित जो मेल उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। किसी भी भाषा में किन्हीं वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। और संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम करेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि यानी जो स्वर जमा में स्वर होता है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा में आलय, विद्यालय। व्यंजन संधि, जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन में से कोई भी आ जाए और उसका जो रूप परिवर्तित होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। यानी जब दो वर्णों में संधि होती है तो उनमें से यदि पहला व्यंजन हो और दूसरा स्वर या व्यंजन में से कोई हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। यानी हमें कि व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। जैसे उत जमा में लास, उल्लास, अप जमा में जय, अपज। और इसी प्रकार से विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए और जो विकार उत्पन्न हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में कि स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो अब हम करेंगे कि स्वर संधि क्या होती है और व्यंजन संधि क्या होती है। एक बार मैं दोबारा आपको बताना चाहती हूँ कि स्वर संधि कब होती है और विसर्ग संधि कब होती है और व्यंजन संधि कब होती है। स्वर संधि का मतलब जब जो भी स्वर संधि जो होती है वो स्वर जमा में स्वर, व्यंजन में व्यंजन जमा में स्वर या व्यंजन, और विसर्ग संधि में विसर्ग बराबर है स्वर या व्यंजन। तो अब आई हमारी स्वर संधि कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहा जाता है। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यानी इसके ये 5 अलग अलग भेद होते हैं। आज हम अकेली जो दीर्घ संधि है वो करेंगे। दीर्घ संधि का मतलब है कि जब सवर्णी यानी सवर्ण आए, दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। सवर्णी स्वर मिलकर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाएं। हर्षव या दीर्घ ए, ई, उ के बाद यदि हर्षव या दीर्घ ए, ई, उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएं। यानी आ, ई, उ हो जाते हैं। कि जैसे
ए या आ जमा में ए या आ हो जाता है। और आप देखिए कि जैसे धर्म जमा में अर्थ, धर्मार्थ, ए जमा ए मिलके बन गया आ। हिम जमा में आल्य, हिमालय, यहाँ हिम में ए और आल्य में आ, ए और आ मिलकर हिमालय बन गया। पुस्तक जमा में आल्य, पुस्तकालय, ए जमा में आ। तो इसी प्रकार से ई जमा में ई बड़ी ई बन जाती है। जैसे रवि जमा इंद्र, रविंद्र, मुनि जमा इंद्र, मुनीन्द्र, गिरी जमा में ईश, गिरीश, मुनि जमा में ईश, मुनीश। तो इस प्रकार से दोनों ई मिलकर दीर्घ ई बन जाती है और दोनों ए और आ मिलकर आ बन जाते हैं और दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ, यानी ये मैं आपको अगर ध्वनि के रूप में समझाना चाहें तो ऊ बन जाता है। और इसी प्रकार से ये दीर्घ हो जाते हैं। जैसे ऊ जमा में ऊ, जैसे भानु जमा में उदय, भानुदय, विधु जमा में उदय, विधुदय, उर्मी यानी लघु जमा में उर्मी, लघुर्मी, सिंधु जमा में उर्मी, सिंधुर्मी, वधु जमा उत्सव, वधुत्सव, वधु जमा में उल्लेख, वधुल्लेख, भू जमा में उधर्व, भूधर्व और वधु जमा में ऊर्जा, वधूर्जा। तो इस प्रकार से दोनों ऊ मिलकर, चाहे कोई भी ऊ आगे आए पीछे आए, लेकिन वो मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है, यानी ऊ से दोनों ऊ मिलकर दीर्घ हो जाता है। तो इसी प्रकार से दीर्घ संधि हुई कि जब स्वर संधि का एक भाग दीर्घ संधि में ए ई ऊ के पश्चात ए आ ई ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं आ ई ऊ, यानी दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। दीर्घ नाम से ही समझ जाना चाहिए कि बड़ा हो जाना। जैसे धर्म जमा में अर्थ, धर्मार्थ, सव जमा में अर्थी, स्वार्थी, देव जमा में अर्चन, देवार्चन, वीर जमा में अंगना, वीरांगना, मत जमा में अनुसार, मतानुसार। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करें और उससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संधि आप करके देखें। अब मैं आपको कुछ और उदाहरण इसके बताती हूँ। जैसे देव जमा में आल्य, देवालय, नव जमा में आगत, नवागत, सत्य जमा में आग्रह, सत्याग्रह, देव जमा में आगमन, देवागमन। तो इस प्रकार से यहाँ देखें कि ए और आ, देव, देव में व के अंदर ए है और आल्य में आ पहला है तो देवालय। नव में भी ए जमा में आ, नव जमा में आगत, नवागत, सत्य यह के अंदर हम निकालें तो ए और यहाँ इधर आ, आग्रह, आग्रह के अंदर आ तो सत्याग्रह। देव के अंदर ए, व के अंदर क्या है ए और आ के आगमन में आ तो देवागमन। परीक्षा जमा में अर्थी, परीक्षार्थी, सीमा जमा में अंत, सीमांत, आ जमा में ए तो आ बन गया सीमांत। दिशा जमा में अंतर, दिशांतर, रेखा जमा में अंश, रेखांश। तो यहाँ आप हर एक के अंदर देख रहे हैं, ये जो जमा का जो निशान है इससे पहले वाला देखो और इसके बाद वाला देखो। जहाँ अगर दोनों ए या आ में से हैं तो आ बनेगा, ई और ई में से है तो ई बनेगी और ऊ में से है तो ऊ बनेगा, यानी ये दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अति जमा में ईयु, अतियु, कवि जमा में इंद्र, कविंद्र, मुनि जमा में इंद्र, मुनिंद्र, कपि जमा में इंद्र, कपिंद्र, रवि जमा में इंद्र, रविंद्र, गिरी जमा में ईश, गिरीश, परि जमा में ईक्षा, परीक्षा। यहाँ देखो परि में छोटी ई की मात्रा है और इधर बड़ी ई है और दोनों मिलकर बड़ी ई बन गई परीक्षा। मुनि जमा में ईश्वर, मुनीश्वर, हरि जमा में ईश, हरीश। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गया कि ए और आ मिलकर चाहे आगे पीछे कोई भी आए,
जमा के का जो निशान है वहाँ पर दोनों तरफ ए या आ में से कोई होगा तो आ बनेगा, ई और ई में से होगी तो ई, और ऊ में से होगा तो ऊ। यहाँ देखें जैसे मही जमा में इंद्र महेंद्र, योगी जमा में इंद्र योगींद्र, सची जमा में इंद्र सचिंद्र, लक्ष्मी जमा में इच्छा लक्ष्मी इच्छा। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि हमारी हुई कि जब दो सवर्णी स्वर पास पास आने से जो विकार सहित मेल उत्पन्न होता है वहाँ दीर्घ संधि होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब ए ई ऊ के बाद ए आ ई ऊ आ जाएं और वो दीर्घ हो जाएं तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। जैसे रजनी जमा में ईश रजनीश, योगी जमा में ईश्वर योगीश्वर, जानकी जमा में ईश जानकीश, नारी जमा में ईश्वर नारीश्वर। तो ये आपकी दीर्घ संधि हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जितनी संधि हमने की कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, कि ये आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ देखो जैसे भानु जमा में उदय भानुदय, विधु जमा में उदय विधुदय, गुरु जमा में उपदेश गुरुपदेश, और लघु जमा में उत्तर लघुत्तर। तो ये आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इनका और अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेंगे उतनी आपको और ज़्यादा समझ में आती जाएंगी। लघु जमा ऊर्मी लघु ऊर्मी, धातु जमा में ऊष्मा धातुष्मा, सिंधु जमा ऊर्मी सिंधुर्मी, साधु जमा में ऊर्जा साधुर्जा। ये मैंने जो 4-4, 5-5 जो उदाहरण हर एक उसके हिसाब से बताती जा रही हूँ, वहाँ आप कुछ और ज़्यादा उदाहरण करके देखना, आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ जैसे वधु जमा में उत्सव वधुत्सव, भू जमा में उत्सर्ग भूत्सर्ग, वधु जमा में उपकार वधूपकार, भू जमा में उद्धार भूद्धार। तो इस प्रकार से हमारी जो ये संधि है ये पूरी हो गई है और आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करें और अपनी संधि को अच्छे से करें। अगली जो संधि हैं स्वर संधि के आगे हमारे 4 और इसके प्रकार बचते हैं, वो हम कल करेंगे। यहाँ देखो नए उदाहरण आ गए हैं, जैसे सरयू जमा में उर्मी सरयूर्मी, भू जमा में उष्मा भूष्मा, वधु जमा में ऊर्मी वधूर्मी, भू जमा में ऊर्जा भूर्जा। तो आगे का हम कल करेंगे और आप अपनी किताब में से और अभ्यास करना, अपनी कॉपी में नोट करना, और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।